मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम जीव विज्ञान के तहत जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है उसके तहत दूसरा टॉपिक यानी पोषण के बाद श्वसन आपको पढ़ना है। इसलिए इसका नाम 6.2 रखें क्योंकि दूसरा टॉपिक है। तीसरा आएगा परिवहन जो 6.3 करके होगा और चौथा उत्सर्जन जो 6.4 करके आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वसन के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, श्वसन यानी रेस्पायरेशन यानी रसा तो श्वसन पढ़ने से पहले नहीं, श्वसन सिंपल आप लोग जानते होंगे कि सांस लेना छोड़ना श्वसन एक पार्ट होता है और एक पार्ट होता है जो हम भोजन करते हैं। तो भोजन हमारा श्वसन के द्वारा ही पाचित होता है यानी उसका विखंडन होता है और वो हमें ऊर्जा देता है। तो उस प्रोसेस को भी पढ़ना होता है। सिंपली आप लोग श्वसन के मतलब ये मत समझना है कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन है। नहीं, सांस लेना और छोड़ने के आगे भी एक प्रोसेस होता है जो भोजन का पाचन कराता है, वो श्वसन कहलाता है। तो कुछ बेसिक चीजें देख लीजिए, उसके बाद श्वसन पे आएंगे। एक होता है रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी। ग्लूकोज, वसा या एमिनो अम्ल के क्रमिक ऑक्सीकर विघटन यानी ऑक्सीकर विघटन से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? कुछ रासायनिक चीजों से प्राप्त हो। ग्लूकोज क्या है, वसा क्या है, अमीनो अम्ल क्या है, ये सब रसायन, ये कुछ रासायनिक पदार्थ हैं। और उसकी ऑक्सीकर, आपको हम जब केमिकल रिएक्शन पर आ रहे थे केमिस्ट्री में तो आपको बताए थे वहां पे कि आपका क्या है, श्वसन क्या है? श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होता है यानी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज, वसा या अमीनो अम्ल के क्रमिक ऑक्सीकर विघटन से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होते हैं जिसका उपयोग सभी जीव करते हैं। जो केमिकल ऊर्जा यानी मान के चलिए हम मनुष्य हैं तो हम क्या खाते हैं? भोजन में भोज्य पदार्थ को खाते हैं। उसमें क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है, वसा रहेगा, अमीनो अम्ल रहेगा। इन्हीं सबों को क्या होता है? इन्हीं सबों को क्या होता है? वो पचता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होता है जिसका उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा याद रखिएगा। एटीपी का है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तो आपको लिखा रहा है, इसमें डाई दे देगा, ट्राई देगा, फोर दे देगा, तो ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए एटीपी क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो एडोसिन ट्राइफॉस्फेट यह सभी जैव कोशिका, सभी जीवित कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है यानी यूनिवर्सल कैरियर होता है। यानी जो रासायनिक ऊर्जा आपने पढ़ा, रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? ग्लूकोज, वसा, ये सब प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। तो एटीपी जो होता है सभी जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक है। एटीपी में संग्रहित ऊर्जा लोग सभी जीव जलीय विघटन के पश्चात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या था कि जब रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, ये सब का ऑक्सीकर विघटन होता है यानी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका विघटन होता है। जबकि जब एटीपी बन गया, रासायनिक ऊर्जा जब एटीपी में कन्वर्ट हो गया यानी एटीपी यानी आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका जो विघटन होगा क्या होता है? जलीय विघटन होता है यानी हाइड्रोलिसिस होता है उसका, जल की उपस्थिति का विघटन होगा। तो देखिए एनर्जी जनरेशन इन एनिमल, देखिए एडीपी लो एनर्जी होता है, फॉस्फेट मिलता है और एनर्जी मिलता है तो हाई एनर्जी एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? हाई एनर्जी होता है। दस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी जो ये हाई एनर्जी हो गया वो एटीपी के फॉर्म में किसी जैव कोशिका में वो स्टोर यानी संरक्षित यानी संचित होता है। When the cell needs energy, then ATP can be broken down using water to release energy। यानी जब सेल की यानी कोशिका की जरूरत हो ऊर्जा की, जब हमारे शरीर रहने वाले यानी विभिन्न कोशिकाओं को जब ऊर्जा की जरूरत होता है तो यही एटीपी जो है, यही एटीपी क्या होता है? टूटता है किसके प्रेजेंस में? H2O के प्रेजेंस में।
नहीं कह रहा है एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी, यानी H2O वाटर के प्रेजेंस में टूटता है और एडीपी देता है और फॉस्फेट और एनर्जी देता है, जिस एनर्जी का यूज हम करते हैं, जिस एनर्जी का यूज फॉर यूज इन सेल। तो आपने क्या देखा कि जो एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह सभी जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है। इसका जलीय विघटन के बाद हमारा सेल इसका यूज करता है। अब देखिए जैव ऊर्जा यानी बायो एनर्जी हो गया, बायो एनर्जी। एटीपी का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए इसे जैव ऊर्जा कहा जाता है। एटीपी जो होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिका में ही होता है, इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। क्या पढ़ा, एक तो होता है रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज वसा फैट, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है, उससे हमें रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होता है। वह रासायनिक ऊर्जा किस रूप में संचित होता है, एटीपी के रूप में। और जब हम किसी कोशिका की जरूरत ऊर्जा की होती है तो वहीं एटीपी का जलीय विघटन होता है, यानी जल की उपस्थिति में उसका टूटना होता है और टूटकर उसे वो एनर्जी प्रदान करता है उस सेल को, यानी वो एनर्जी। वही बोल रहा है बायो एनर्जी यानी जैव ऊर्जा क्या है। एटीपी का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिका में ही होता है, उसी को जैव ऊर्जा। अगर आपसे बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि जैव ऊर्जा क्या है, एटीपी को जैव ऊर्जा भी बोलते हैं। तो हमेशा आपको ऑप्शन में दे दे एटीपी, तो यही जैव ऊर्जा है, एडीपी नहीं है। कि एडीपी क्या होता है, लो एनर्जी का सोर्स है, यानी लो एनर्जी होता है। जब फॉस्फेट एनर्जी मिलता है तब एटीपी मान होता है। तो आप याद रखिएगा जैव ऊर्जा कौन होता है, एटीपी। अब देखिए कोशिकीय ईंधन यानी सेलुलर फ्यूल, जैव ऊर्जा एटीपी, जिसे एटीपी को जैव ऊर्जा बोलते हैं, के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। आप देखिए कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है। तो आप देखिए समराइज कीजिए कि एक आपने पूछा रासायनिक ऊर्जा, आपने पढ़ा रासायनिक ऊर्जा के बाद पढ़ा आपने जैव ऊर्जा, और आपने तीसरा पढ़ा कोशिकीय ईंधन, ये ईंधन। तो आपने रासायनिक ऊर्जा क्या पढ़ा कि रासायनिक ऊर्जा जैसे ग्लूकोज, आपका वसा अमीनो अम्ल के ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है, तो वह ऊर्जा हमारा सेल में एटीपी के रूप में उपस्थित होता है, उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जब एटीपी से जल के प्रेजेंस में उसका विघटन हो तो हमें कोशिका को ऊर्जा मिलता है, तो एटीपी को क्या बोलते हैं, आपको ए टी और पी, एटीपी को बोलते हैं जैव ऊर्जा। और कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं, तो ग्लूकोज को। क्यों ग्लूकोज को बोलते हैं, क्योंकि जैव ऊर्जा एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। रासायनिक ऊर्जा क्या था, ग्लूकोज वसा अमीनो अम्ल की क्रमिक विघटन से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा के फॉर्म में संग्रहित हो जाता है, जिसका उपयोग नहीं तो ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसलिए कोशिकीय ईंधन आपको जैव ग्लूकोज को बोलते हैं। तो आप याद रखिए जैव ऊर्जा किसको बोलते हैं, बायो एनर्जी एटीपी को। कोशिकीय ईंधन यानी सेलुलर फ्यूल किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को। यानी सेल यानी कोशिका का ईंधन कौन है, ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी मिलना है, ग्लूकोज से ही टूटता है तो एटीपी के रूप में सेल में उपस्थित होता है, वहीं एटीपी का जलीय विघटन होता है तो फिर उनमें ऊर्जा देता है। तो आपका कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज हुआ, जबकि जैव ऊर्जा एटीपी है। या बेसिक डिफिनीशन डिफरेंस है, तो थोड़ा याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अब आते हैं मेन इस सब्जेक्ट पे, जो इस आज के लेक्चर का
टॉपिक है श्वसन। इस श्वसन के पहले आपने जो पढ़ा उसको ध्यान रखिएगा कि जैव ऊर्जा किसको बोलते हैं? एटीपी को। कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। एटीपी सेल में उपस्थित होता है, हाई एनर्जी का सोर्स है। जब एटीपी का ही जलीय विघटन होगा तो हाइड्रोलिसिस होता है, तो हमें कोशिका को ऊर्जा है। ठीक है, श्वसन। ऊर्जा उत्पादन हेतु पोषण पदार्थों का ऑक्सीकरण, विघटन या विखंडन कहलाता है। आपको हमने क्या पढ़ा शुरू में? इस श्वसन का मतलब ये मत समझिएगा कि सांस लेना सांस छोड़ना श्वसन है, ये उसका एक पार्ट है, लेकिन सांस लेना सांस छोड़ना ही सिर्फ श्वसन है। श्वसन में क्या होता है कि ऊर्जा उत्पादन हेतु पोषण पदार्थ यानी जो भी हमने भोजन किया है, जो हमारे शरीर में जाता है, पाचन होगा, पोषण पदार्थों का ऑक्सीकर विघटन या विघटन श्वसन कहलाता है। तो श्वसन क्या है? ऊर्जा उत्पादन हेतु। श्वसन का मुख्य काम है ऊर्जा उत्पादन करना। पोषण पदार्थ यानी जो भी हम खाए हुए हैं का ऑक्सीकर यानी O2 के प्रेजेंस में गठन होगा, यानी जो भी आपका पदार्थ है, ठीक है, O2 के नहीं, ग्लूकोज होगा यहाँ पे। सिंपल सिंपल क्या होगा? ग्लूकोज होगा। O2 के प्रेजेंस में विघटन होगा। देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है? श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के ऑक्सीकरण में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। देखिए इस डिफिनेशन से काफी क्लियर हो जा रहा है कि श्वसन क्या है। आपको हमने क्या बोला कि श्वसन का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना। श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित है, उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना। यानी क्या देख रहे हैं कि मनुष्य है तो मनुष्य पहला भाग में क्या होगा? O2 को ग्रहण करेंगे। यानी वही बोल रहा है सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाना। यानी O2 कहाँ जाता है? नाक से जाता है O2 फेफड़ा में, और फेफड़ा से सभी कोशिकाओं में जाएगा, तो फिर O2 गया। दूसरा क्या है? इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीकरण में करके जैव ऊर्जा बनाता है, यानी ये जैव ऊर्जा देगा। जैव ऊर्जा किसको बोलते हैं? बायो एनर्जी, एटीपी को बोलते हैं। नहीं, आपने क्या देखा कि जब हम O2 ले लेते हैं तो ये क्या होता है? ग्लूकोज को क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा और कोशिकीय ईंधन जिसको एटीपी बोलते हैं में बनाता है। जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न CO2, और यहीं से CO2 आपको निकला, यानी शरीर में CO2 फिर बनता है, उसको शरीर से बाहर करते हैं। तो इन सभी प्रक्रिया को क्या समझा कि जब हम नाक से O2 ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, उसका फिर शरीर में हमारे कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के बाद वो जैव ऊर्जा यानी एटीपी का निर्माण करता है, और उसके बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेंगे। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुनः नाक से बाहर कर देता है। तो नाक से ऑक्सीजन लेने से अंदर प्रोसेस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो श्वसन क्या है? श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन। इसलिए हमने आपको पीछे सब चीज बता दिया कि कोशिकीय ईंधन कौन है। कोशिकीय ईंधन क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को बोलते हैं। कोशिकीय ग्लूकोज को बोलते हैं। अगर हमने जैव ऊर्जा क्या बोलते हैं? एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न बाहर निकल। इसलिए हमने बेसिक सा बताया कि कोशिकीय ईंधन हैं, तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। और
उसके ईंधन के अलावा हम आपको बायो ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो एटीपी बायो ऊर्जा बोलते हैं। अब देखिए नोट है, नोट में क्या है, श्वसन एक अपचयी अपचयी क्रिया है, यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिससे शरीर के भार में कमी आता है। श्वसन क्या है, अपचयी क्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिससे शरीर के भार में कमी आता है। ये मत समझिएगा कि शरीर का मेरा भाग अभी 70 kg है, तो श्वसन मेरे शरीर में हो रहा था, कल को हम 68 kg हो जाएंगे, वो वाला शरीर के भार में कमी नहीं आना का मतलब ये है कि जो हम भोजन ग्रहण किए हुए रहते हैं, श्वसन के द्वारा उसका पाचन होता है, यानी शरीर भोजन हम ज़्यादा किए तो उसका पाचन होकर सरलतम भागों में टूट जाता है, तो भोजन पचा तो उसका भोजन में वजन में कमी आ गया, वो ही बोल रहा है भार में है। हमने 2 kg भोजन किया, उपज के मल के रूप में कितना 100-200 ग्राम निकलता है, और बाकी कहाँ गया, बाकी ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो वही बोल रहा है शरीर के भार में कमी आता है, यानी 2 kg का जो हमने भोजन ग्रहण किया 100-150 ग्राम मल निकला, लेकिन बाकी का कमी हो गया, तो स्वस्थ कैटाबॉलिक है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लोगेंटा लिखा हुआ है, मेंडुला ऑब्लोगेंटा से होता है। ऑब्लांगेटा मेडुला ऑब्लांगेटा के भाग से होता है। तो आप याद रखिएगा श्वसन का नियंत्रण कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। एक आपके इसके बाद वाला नियंत्रण और समन्वय वाला चैप्टर है, वहाँ पे मस्तिष्क के बारे में पढ़ाएंगे, तो आपको विशेष रूप से पूरे व्याख्या के साथ आप मस्तिष्क के भाग पढ़ाएंगे। वहाँ बताएंगे कि मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ पे इसके पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड से के ऊपर से होता है, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। यहीं पे ऑब्लांगेटा से आपका श्वसन का नियंत्रण होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, अब देखिए कोशिकीय श्वसन। अब श्वसन आपने पढ़ लिया, उसके बाद कोशिकीय श्वसन पढ़ना है, यानी सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी जो कोशिका में होता है। देखिए श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, कोशिकीय है। जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना रहता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ही तो हमें एटीपी बनता है, जैव ऊर्जा बोलते हैं, और ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। नहीं बोल रहा है श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब कोशिका में होता है तो उसे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। देखिए यही ग्लूकोज है, ग्लूकोलाइसिस हुआ तो पाइरूट बनता है, पाइरूट बनता है तो फिर एक एनारोबिक और एरोबिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय और अवायवीय हम आपको बता रहे हैं आगे। फिर आपको इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये मैं आपको हिंदी में सारा चीज़ बता, आपको बस ये मैंने फिगर बता दिया, एक ग्राफ बताया कि आप देख लीजिए कैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोलाइसिस होगा तो पाइरूवेट बनता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक यानी वायवीय श्वसन होगा, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अवायवीय श्वसन होगा। वायवीय श्वसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा। तो हमारे शरीर जब अवायवीय यानी जहाँ वायु नहीं, ऑक्सीजन नहीं हो, तो वहाँ इथेनॉल या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखिए कोशिकीय श्वसन जो हुआ, यानी कोशिकीय क्या हुआ कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन कोशिका में होने कोशिकीय श्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन का क्या था, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीजन में होना कोशिकीय श्वसन है। ये दो प्रकार का होता है, अवायवीय श्वसन यानी एनएरोबिक, और वायवीय श्वसन यानी एरोबिक, यानी एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। देखिए अवायवीय या अनऑक्सी श्वसन, यानी अनऑक्सी यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सी रहता तो ऑक्सीजन का, अनऑक्सी यानी O2 नहीं है, अवायवीय श्वसन। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसे अवायवीय श्वसन है। जैसे हमने आपको क्या बताया कि जो ग्लूकोज है C6H12O6
ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सी श्वसन और या वायवीय श्वसन। और जब ये ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है यानी नहीं है और ग्लूकोज टूट रहा है तो इसको अवायवीय बोलेंगे। जो श्वसन ऑक्सीजन के अवायवीय प्रक्रिया में ग्लूकोज अणुओं का आंशिक विखंडन होता है। ऑक्सीजन आंशिक विखंडन होता है, अतः निहित ऊर्जा का छोटा भाग ही मुक्त होता है तथा शेष पाइरुवेट में के बंधनों में संचित है जाता है। क्या देख रहे हैं कि आपका अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, विखंडन होता है। तो इसमें ग्लूकोज अणुओं का आंशिक विखंडन होता है। ऑक्सीजन है नहीं, पूरा टूटेगा नहीं, तो आंशिक विखंडन होगा। निहित ऊर्जा का छोटा भाग ही यानी ऊर्जा क्या होगा, छोटा भाग निकले और शेष पाइरुवेट के बंधनों है। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे ही ग्लूकोज अणु है एटीपी में एडीपी में टूटेगा तो क्या होगा, एक तो फर्मेंटेशन होगा, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी इथाइल अल्कोहल बना देगा और लैक्टिक एसिड बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। देखिए प्रथम चरण माने अवायवीय श्वसन का प्रथम चरण क्या है, ग्लूकोज अणुओं का आंशिक विघटन तथा पाइरोट का निर्माण कम मात्रा में ऊर्जा। यानी प्रथम चरण में क्या, अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में प्रथम चरण में क्या होता है कि आपका ग्लूकोज अणुओं का आंशिक विखंडन होगा, ग्लूकोज अणुओं का आंशिक पाइरोट का निर्माण होगा, पाइरुवेट का, तथा कम मात्रा। अब मान के चलिए ग्लूकोज है C6H12 तो 6 और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब इसका विघटन होगा तो क्या होगा, आपका पाइरुवेट बनेगा, पाइरुवेट बनेगा और कम मात्रा में। ठीक है, कम। द्वितीय चरण में देखिए तीन प्रकार की स्थिति आपका बनेगा। द्वितीय चरण में तीन प्रकार की स्थिति कैसे होगा ये देखिए, जैसे ग्लूकोज था तो ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय हो रहा है तो पाइरुवेट का निर्माण बना और थोड़ा सा एनर्जी बना। आपको यही ना बताएं, जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो पाइरुवेट बनेगा और कुछ ऊर्जा निकलेगा। यही है आपका कि जैसे ग्लूकोज हुआ तो पाइरोट बने और एनर्जी में टूटेगा, एनर्जी है और पाइरोट है, कि ऑक्सीजन नहीं है तो आंशिक विखंडन, और आंशिक विखंडन के पश्चात पाइरुवेट बनेगा और एनर्जी बने, कुछ मात्रा एनर्जी बनेगा। उसके बाद जब पाइरुवेट बन गया तो पाइरुवेट के बाद तीन कंडीशन होता है, या तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी बन जाए, या लैक्टिक एसिड एनर्जी बन जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी। ठीक है, यानी इसमें तीन कंडीशन हो जाता है कि एक तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर और एनर्जी बन जाए, भी संभव है, या लैक्टिक एसिड बन जाए या इथेनॉल बन जाए। आपसे कभी कभी ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है, क्या होगा ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूटकर किन किन फॉर्म में होता है, इथेनॉल बन सकता है, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। तो देखिए रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वही वायवीय अवायवीय, अवायवीय में क्या होगा, अल्कोहल भी बनेगा, लैक्टिक एसिड भी बनेगा, मिक्स्ड भी बनेगा है। अब देखिए यही तीन कंडीशन हम आपको फ्लो चार्ट में बता रहे हैं, वहां पे आप फिगर में देखे थे। तो देखिए ग्लूकोज कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, यानी जो ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, याद रखिए कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ग्लूकोज का विखंडन आंशिक यानी ऑक्सीजन की ग्लूकोज का अवायवीय विखंडन कोशिका द्रव में होता है, आपको याद रखना होगा, जिसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बनेगा, पाइरोट बनेगा एटीपी के रूप में, ऊर्जा बायो ऊर्जा, जैव ऊर्जा किस फॉर्म में रहता है, एटीपी में रहता है ऊर्जा। अब देखिए जब पाइरोट बन गया तो तीन कंडीशन होता है, O2 की अनुपस्थिति में, अब यहां तक O2 नहीं था लेकिन इसके बाद अगर O2 हो गया तो O2 की अनुपस्थिति में ईस्ट में याद रखिएगा
ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और आपका ऊर्जा बनाएगा। थायराइड के बाद तीन स्थिति होगा, जब O2 की उपस्थिति हो यानी ऑक्सीजन हो। जब ऑक्सीजन होगा तो ईस्ट ईस्ट यानी ईस्ट में एक जीवाणु है, जीव है, जीवाणु ने जीव है, जीव में किण्वन की फर्मेंटेशन होगा और इथेनॉल बनाएगा। जब O2 की अनुपस्थिति रहे, O2 की उपस्थिति हो यानी O2 रहे, यानी यहाँ पे O2 नहीं है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, अनुपस्थित होगा तो इथेनॉल। जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2H2 और ऊर्जा बनेगा। ग्लूकोज का कोशिका द्रव में जब ऑक्सीजन नहीं रहता है, जब पाइरूट के बाद ऑक्सीजन हो जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, जिसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा निकलेगा। फिर ऑक्सीजन की अभाव में मानव पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनेगा। यानी आप सिंपल देखिए, जब ग्लूकोज अवायवीय श्वसन होगा तो ग्लूकोज कोशिका द्रव में टूट के पाइरोट बनाएगा कोशिका द्रव में। अब पाइरोट बन गया तो तीन कंडीशन हो सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन मिले तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र बनेगा और यहाँ पे ऊर्जा बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल बनेगा, यानी यहाँ पे पूर्ण ऊर्जा मिलता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थित हो, ऑक्सीजन हो भी नहीं, थोड़ा भी मात्रा में ना हो, तो ईस्ट में किण्वन होता है, इथेनॉल बनता है। आपसे हर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईस्ट में क्या होता है, किण्वन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। और जब ऑक्सीजन उपस्थित हो तो ऊर्जा बनेगा। जब ऑक्सीजन का अभाव हो, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन कम होगा यानी अभाव होगा, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। आपको हम पढ़ाए थे इसके पहले भी कि लैक्टिक एसिड में क्या आपको कि जब केमिस्ट्री में पढ़ाए थे हम कि जब आपको क्रैम्प आता है, आपने क्रिकेट में सुना होगा, क्रिकेट प्लेयर को क्रैम्प आता है, क्रैम्प आता है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। अम्ल, भस्म और क्षार लवण वाले केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ाया था। वहाँ पे भी नहीं पढ़े होंगे तो उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे डिटेल पढ़ाया गया है। अभी क्या लैक्टिक एसिड बनता है, आप देखे होंगे जिम में या अधिक मेहनत कर रहे हैं, अधिक दौड़ रहे हैं, तो हमारे मांसपेशियों में तनाव आता है और क्रैम्प आता है। तो क्या होता है वहाँ पे कि हम दौड़ रहे हैं, तेज गति से दौड़ रहे हैं, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई ऑक्सीजन का कम होता है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, अभाव हो गया। जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा तो मानव पेशी मानव की मांस लैक्टिक का निर्माण होता है और ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, तो आप ये तीनों कंडीशन को देखिएगा और कैसे कैसे होता है। O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये कोशिका द्रव में होगा, ध्यान रखेंगे। अब देखिए वायवीय या ऑक्सी श्वसन, अवायवीय अनऑक्सी तीन कंडीशन था। तो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति संपन्न होता है, उस वायवीय श्वसन है। ग्लूकोज अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप CO2 को बनता है तथा काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। तो देखिए यही ग्लूकोज है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है, एंजाइम भी रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और इतना ऊर्जा है। तो आपने क्या देखा कि अवायवीय जब श्वसन होता है उसमें भी एक पोर्शन होता है जिसमें वायवीय श्वसन जैसा काम होता है। जब पाइरोट बन जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा निकलता है। यहीं देखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा। ठीक है, तो वायवीय में वायु के उपस्थिति में ऑक्सीजन श्वसन होता है, इसमें ग्लूकोज अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वायवीय और अवायवीय में आप अंतर बताइए। ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, यानी 4 अंतर लिखे या अंतर स्पष्ट करें।
अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होगा। प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया। वायवीय श्वसन प्रथम चरण कोशिका द्रव में होगा, लेकिन ये चरण ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये क्या होता है? पाइरूड, इथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय में पाइरूड बनेगा, इथेनॉल बनेगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल। ठीक है, कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, इसमें अधिक मात्रा प्राय इष्ट जीवाणुओं में होता है, ये मानवों को है। आपको 1 2 3 4 5 6 ये हमने सर बताया, वायु और अवायु को याद रखिए। अब सिंपल है, वायु यानी वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवायवीय श्वसन क्या होता है? संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव में होगा। कि वायवीय श्वसन में प्रथम चरण में कोशिका द्रव में होगा तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए क्या हो रहा है कि ग्लूकोज कोशिका द्रव में टूट के पाइरूट बना, पाइरूट से देख रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में क्रप्स बना। तो इसमें देख रहे हैं प्रथम चक्र क्या हो रहा है कोशिका द्रव में, और सेकेंड वाला आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। वहीं तो यही वाला वायु की उपस्थिति में हो रहा है, तो वायु है पहला चरण इस हमेशा होगा। ग्लूकोज हमेशा कोशिका द्रव में गैल्यूलोसिस में पाइरूट में बदलेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। फिर ऑक्सीजन जब इसको मिल गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। इसमें प्रथम चरण ग्लूकोज कोशिका द्रव में टूटता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। वही बोल रहा है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज का आंशिक होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण है, इसलिए अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगा। इष्ट जीवाणु में ठीक है। पौधों में श्वसन, अब आपको पढ़ना है पौधों में रेस्पायरेशन इन प्लांट। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान सतह द्वारा विसरण, जरूर याद रखिएगा। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। डिफ्यूजन और एक ओस्मोसिस लिखे, ठीक है, तो आप कंफ्यूजन नहीं हो गया। ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन द्वारा होता है। परासरण, विसरण, और एक होता है आपका परासरण। परासरण को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस फर्स्ट रहिएगा कि विसरण होता है यानी डिफ्यूजन होता है। पौधों में वायु निम्नलिखित प्रवेश, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान सतह द्वारा होता है। तो देखिए पत्तियों के रंध्रों से यानी स्टोमाटास, पत्ती में जो रंध्र होता है स्टोमोटा होता है, उससे गैस पौधों के एंट्री यानी प्रवेश करती है। तनों के करीब त्वचा पर स्थित वातरंध्रों एंटिस एंटिकल एंटिस, ठीक है। और तीसरा क्या है? अंतर कोशिकाओं स्थानों यानी इंटरसेलुलर स्पेल्स है। और चौथा है मूल रोम यानी रूट है। पौधों में श्वसन सतह यानी सतह, पौधों के जो पौधे के शरीर है इस सतह से होता है। सतह में कौन कौन? पत्तियों के रंध्रों से, टोमेटा से, तनों के कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्रों से, अंतर कोशिकीय स्थानों से और मूल रोम से। चारों याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों में श्वसन गैस कहाँ किन किन जगहों से किन किन स्थानों से प्रवेश करता है। तो रंध्र होगा, एक वात रंध्र होगा और उत्तर कोशिकीय और मूल रोम यानी रूट हेयर के श्वसन गैस आते हैं। देखिए ये आपका ये क्या दिया हुआ है, ये देख लीजिए। रेस्पायरेशन इन प्लांट, देख रहे हैं कि प्लांट है आपका, प्लांट है तो ये ऑक्सीजन है, देख रहे हैं यही रूट हेयर मूल रोम जो था, यही आपका मूल रोम बता रहा था। मूल रोम से भी कुछ ना कुछ जाता है, आपका मूल रोम है।
मूल रोम है, मूल रोम है। देख रहे हैं ऑक्सीजन इधर से भी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकल रहा है इससे। हाँ देख रहे हैं यहाँ पत्ती से क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रहा है। ये इससे होते रहता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा तो इससे ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, वहीं स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा क्लोज का और स्टोमेटा ओपन का, जब ओपन रहता है तो इसी से श्वसन गैस शरीर पौधों के पत्तियों में प्रवेश करता है। ठीक है, अब देखिए नोट है, नोट को देख लीजिए। ये सभी जो भी नोट मैं बताता हूँ सभी क्वेश्चन के रूप में लिखा जा सकता है। जलीय पौधों में भी विसरण की क्रिया द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 गैस। दिन में पौधा CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण गैस को रिलीज करते हैं यानी मुक्त करते हैं। ये आपको बोला जाता है कि दिन में पेड़ के नीचे सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय पौधे CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज यानी मुक्त करते हैं, जो हमें सांस लेने। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अतः CO2 गैस रंध्रों से बाहर निकलती है। आप इसमें CO2 गैस बाहर निकलती है, इसीलिए सलाह दिया जाता है कि रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे सोएं, क्योंकि उस प्रकाश संश्लेषण नहीं होती, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत, ये सलाह दिया जाता है रात्रि में नहीं। आपको ये 3 पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से कैसे भी तो लगेगा कि भी करता है और जंतु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है, तो मनुष्य में और पेड़ पौधा में श्वसन की क्रिया कैसे अलग है। तो पौधों के कई भाग जड़ तना पत्तियों में अलग अलग, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। जंतु में यानी मनुष्य ही मान लीजिए, क्या होता है, नाक से हम गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे सांस नली के द्वारा फेफड़ा तक जाता है, फेफड़ा से फिर कई स्थानों तक जाता है, फिर फिल्टर होकर हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है ऑक्सीजन। तो जबकि पौधों में ऐसा परिवहन नहीं होता है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन गति धीमी होती है, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा गति धीमी होती है। पौधों में श्वसन गति जो होता है जबकि श्वसन गति अधिक होती है। तो यही भिन्नता है पौधों में जंतु कैसे अलग है, कैसे अलग है। और जंतु क्या होता है, एक निश्चित स्थान से गैस को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य नाक के द्वारा ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और वो ऑक्सीजन परिवहन के माध्यम से ट्रांसफर प्रत्येक कोशिका है। पौधों है, पौधों में जड़ से भी मिल जाता है, तना से, पत्तियों से देखे थे 4 जगह से मिल जाता है, रंध्र, वातरंध्र, मूल रोग और अंतर कोशिकाओं। जंतुओं में ये आपने पौधों में श्वसन देख लिया, पौधों में श्वसन 4 जगहों से हो सकता है, रंध्र, वातरंध्र, अंतर कोशिकाओं और अंतर कोशिकाओं स्थान और मूल। जंतुओं में श्वसन आदान प्रदान, अंतर जंतुओं में 3 प्रकार की हैं। कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं, 3 प्रकार के श्वसन अंग। एक तो श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की टिड्डा, तिलचट्टा, मक्खी। देखिए जंतुओं में श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है कई तरीका से होता है। तो में श्वसन 3 प्रकार के श्वसन होते हैं। कौन कौन से हो जाए, श्वास नली या ट्रैकिया। कुछ जंतु ऐसे होते हैं श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा भी अपना श्वसन करते हैं। के द्वारा श्वसन की जैसे टिड्डा, तिलचट्टा और मक्खी। तो आप मक्खी देखते हैं, जो आप मक्खी आपके घर में तिलचट्टा रहता है, ये सब किससे करता है, ट्रैकिया से करता है। ये ट्रैकिया से श्वसन करता है। नहीं, जंतुओं में श्वसन श्वसन अंग कार्य करते हैं।
तो श्वास नली या ट्रैकिया, याद रखिएगा ट्रैकिया से कौन कौन या श्वास नली से कौन कौन करता है, टिड्डा करेगा, जिसको ग्रास होपर भी बोलते हैं, तिलचट्टा, मक्खी। गिल्स, गिल्स से तो आपको मछली है, मछली गिल्स का जल में घुलित ऑक्सीजन उपयोग श्वसन के लिए करता है, उदाहरण झींगा और सीप। गिल से मछलियां। फेफड़ा, फेफड़ा से कौन, उच्च वर्गीय जंतु श्वसन के लिए फेफड़ा होता है, उदाहरण सर्फ, लिजर्ड, कछुआ, पक्षी। और जंतुओं में भिन्न जंतु श्वसन के लिए भिन्न भिन्न श्वसन, एक श्वसन प्रक्रिया होता है श्वास नली, इसके द्वारा विभिन्न कीट टिड्डा, तिलचट्टा और मक्खी ट्रेकिया द्वारा श्वसन करते हैं। तभी मछली गिल्स द्वारा करते हैं, और फेफड़ा में उच्च वर्गीय जंतु जिसमें पक्षी, मनुष्य, कछुआ और लिजर्ड, सर्फ, ये सब आता है। सर्फ, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज कैसे होता है, गिल्स, गिल्स है तो मछली उछली करेगा, लंग्स एंड ट्रैकिया है, ट्रैकिया से भी होता है, इंटरनल गिल्स से भी होता है और ट्रैकिया से। जैसे इसमें देखिए अमीबा है, अमीबा क्या होता है, सेलुलर होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, एक ही कोशिका से उसमें श्वसन भी लेना है, आपने पोषण में भी पढ़ा था, उस पाचन भी कराता है, तो इसी से O2 एक जगह से जाता है और CO2 से बाहर निकल जाता है। पैरामीशियम में, पैरामीशियम में क्या है, O2 एक जगह से जाता है और CO2 एक जगह। कीट में क्या है, तो कीट में क्या है, ट्रैकिया रहता है, यानी जैसे मछली में क्या है, गिल्स होता है, करता है। नहीं, आपको मेनली ट्रैकिया वाला उदाहरण आपको याद रखना है। ट्रैकिया से कौन कौन श्वसन है, तो टिड्डा, घास ऊपर, तिलचट्टा और मक्खी, ये आपको इसको टिड्डा, मक्खी और टिड्डा ट्रैकिया से। नोट देखिए, अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। नहीं, अमीबा पैरामीशियम में देखें, अमीबा पैरामीशियम में क्या होता है, एक कोशिका का बना रहता है, एक जगह से O2 जा रहा है, दूसरे कहीं जगह C2 जगह से O2 जा रहा है, दूसरे क्या बोल रहा है कि आपको एक कोशिका झिल्ली होता है, वहीं से विसरण द्वारा होता है, याद रखिए। पैरामीशियम आदान प्रदान कोशिका झिल्ली विसरण। हाइड्रा में श्वसन शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है, हाइड्रा में भी श्वसन क्या है, सतह के विसरण से होता है, ये भी आप याद रखिए, ये आपसे पूछ देगा हाइड्रा में श्वसन शरीर की किस सतह से होता है, शरीर की सतह से किसके द्वारा होता है, कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, फलतः इनमें गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं। एक कीट होता है, कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनका आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। आपने क्या ट्रैकिया से गिल्स द्वारा श्वसन को जलीय श्वसन कहा जाता है, जलीय श्वसन किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वसन को जलीय श्वसन कहते हैं। तंत्र काफी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन, काफी अधिक क्वेश्चन, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, कौन कौन से स्थान है जहाँ से श्वसन आदान प्रदान। तो ट्रैकिया से कौन कौन है, टिड्डा, मधुमक्खी और तिलचट्टा, गिल से मछली होता है, और आपका फेफड़ा और पक्षी। देखिए मानव शरीर में सिस्टम, उसमें निम्नलिखित श्वसन अंग हैं, कौन कौन से, एवं स्वर अंत या लैरिक्स, लैरिक्स या श्वास नली या ट्रैकिया और फेफड़ा। आपको श्वसन अंग से नासिका एवं छिद्र, नासिका व्यस, नासिका का छिद्र है वो स्वर अंत या लैरिक्स, देखिएगा यहाँ लैरिक्स है, श्वास नली या ट्रैकिया या क्या है, और आपका फेफड़ा, फेफड़ा। तो यही मानो तंत्र के अंग हैं। कौन है, नासिका व्यस्म बोलिए या आप नासिका छिद्र बोलिए। लैरिंग्स होगा, ये लैरिंग्स है आपका, जैसे ही यहाँ इस फिगर में देखिए, जैसे ही नासिका व्यस्म से छिद्र वायु हम
ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो ये लैरिंग्स, गला से होते हुए लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स से ट्रैकिया में जाता है, और ट्रैकिया से फेफड़ा में प्रवेश कर जाता है। नहीं बोल रहा है 4 अंग हैं। पहला नासिका एवं छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, या आपका ट्रैकिया और फेफड़ा, श्वास नली का ट्रैकिया। तो याद रखिएगा, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा। आपका यहाँ क्या है? यहाँ फेफड़ा है। देख रहे हैं, नाक से जैसे जाता है, गला से होते हुए लैरिक्स में जाता है, ट्रैकिया में जाता है, फेफड़ा में। फिर फेफड़ा में ब्रोंकस होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, बाइकोस्टिका होता है, पैराइटल प्लूरा होता है, और हृदय का स्थान यहाँ पे बीच होता है, और डायाफ्राम है। तो आपको इस फिगर को बनाने का भी प्रैक्टिस करना है। जब आपको सचित्र वर्णन पूछता है कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, जब सचित्र वर्णन के लिए पूछेगा तो आपको ये बनाना है, तो इसको बनाना है। तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, बड़ा करके दिखा देते हैं। देखिए, अब आपको शायद दिख रहा होगा। अब देख सकते हैं, ये नासिका वेश में यानी नासिका छिद्र है। इसके बाद एक गला से होते हुए लॉरिंग्स आता है। अब यहाँ पे ये लॉरिंग्स होगा, और इसके बाद ये ट्रैकिया है, और ये फेफड़ा है। तो आपको इसी तरह एक नॉर्मल सा फिगर बनाना है, दिखाना होता है कि लैरिंग्स आएगा, उसके बाद ट्रैकिया आएगा, फेफड़ा आएगा, और इसके फेफड़ा में 3-4 वर्ड होता है, ब्रोंकस, ब्रोंकोल्स, और आपका डायाफ्राम है। ठीक है, आपको अब देखिए, पहला देखिए, नासिका एवं छिद्र। देखिए, एक नासिका छिद्र है। नासिका मुंह के ऊपर एक खुली हुई संरचना होती है, जिसमें द्वार का पट्टा पट से तक है। यही वाला भाग आपने और नीचे खुली हुई संरचना पर होते हैं। कार्य क्या है? नासा द्वारा टू ली जाती है बाहर। क्या उपयोग? टू को ले और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। देखिए नेक्स्ट में ग्रसनी 2 नंबर, एक तो नासिका और नासिका छिद्र, दूसरा है आपका ग्रसनी। उपस्थि के छल्ले होते हैं, निश्चित करता है, उपास्थि करता है वायु मार्ग में कोई रुकावट न आए, नासा मार्ग ग्रसनी है। देखिए, ये वाला होता है ग्रस, हैरिंग्स, हैरिंग्स नाक से सांस लिए तो यहाँ पे रहता है। ये सुनिश्चित करता है कि सांस जो वायु मार्ग में रुकावट नहीं है। जैसे आप खाना खाते हैं, कैसे आप बताया था कि खाना खाते हैं और वायु एक ही जैसे ले, यहाँ से खाना खाते हैं भी गला से होके, वायु लेते हैं भी, तो यानी वहाँ पे क्या होता है, एसोफेगस था। एसोफेगस का क्या काम था कि वो वायु, खाने को वायु वाले मार्ग में नहीं ले जाता था, खाने को डायरेक्ट यहाँ से ले जाकर रसनी हेडिंग्स है, जो ये सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। हेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, और यहाँ पे ट्रैकिया होगा, लंग्स होगा, ब्रोंकियल होगा, और एलेव। स्वर यंत्र या लॉरिक्स क्या होता है? तीसरा है रसनी कंठ द्वार के नीचे रज्जु, पीच और मात्रा होता है, जो यहीं से स्वर यंत्र बोलने की स्वर निकल। चौथा में देखिए श्वास नली या ट्रैकिया, लगभग 11 होती है, जिसका व्यास लगभग 16 mm है। ट्रैकिया में कई उपास्थि पूर्ण वलय होते हैं,
तो ट्रेकिया से हवा के बाहर निकलते चकने से है। ट्रेकिया जो है लगभग 11 सेंटीमीटर क्या देखिए, ट्रेकिया देखिए, ट्रेकिया है, देख रहे हैं क्या है, लंबा है। तो यही बोल रहा था कि वो लंबा होता है, या है क्या जो होता है, ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया जो होता है यह लगभग 11 सेंटीमीटर पास होता है, ऐसे 11 सेंटीमीटर, जिसका व्यास लगभग इतना है। अस्थि के अपूर्ण वलय होते हैं जो ट्रेकिया से हवा के बाहर निकलते पिचक, ये इसमें इधर देख रहे हैं वलय, ये वाला वलय है, ये सुनिश्चित हवा जा रहा है तो फुला, हवा निकल गया तो ये पचके काम वलय होता, श्वास नली हो। अब आप देखिए कि श्वसनी यानी ब्रोंकी, ब्रोंकी क्या होता है, ट्रेकिया विभाजित होकर विभाजित होकर दो श्वासनी है, ये श्वसनी फेफड़ों में श्वसनिका यानी विभाजित हो, ट्रेकिया है, देख रहे हैं ट्रेकिया, अच्छा ट्रेकिया हुआ, ट्रेकिया दो भागों में बट गया, देख रहे हैं, तो इधर ये ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स है, ये वो देखिए है, ये वाला पोर्शन ब्रोंकस, जब ब्रोंकस फेफड़े के अंदर जाता है तो कई ऐसे भागों में होता है, तो ब्रोंक्यूल्स नहीं बोल रहा है, जो ट्रेकिया हुआ ट्रैक फट जाता है, देखिए हो गया, से रोकता है, तो ट्रेकिया विभाजित होकर दो श्वसनियों में बढ़ जाता है, या श्वसनी कर श्वसन विभाजित हो ब्रोंक्यूल बढ़ जाता है, श्वसनिकाओं या ब्रोंक्यूल, प्रत्येक श्वसनिका अनेक वायु कोशिका वाहिनियों में बढ़ जाती है, अनेक छोटे छोटे वायु को वलय में है, सब टर्मिनोलॉजी है, आप अगर नाम ढंग से ये देख रहे हैं, ये क्या होता है लैरिंग्स, एक ट्रैकिया, ट्रैकिया दो भागों में बटा, इधर एक को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स ये सब वाला ब्रोंक्यूल भाग है, ब्रोंक्यूल्स आपको 6 भाग आपका स्वस्थ, आप उसको देखिए। उसके बाद 7 नंबर फेफड़ा, यह मनुष्य पक्ष गुहा में स्थित भी नुमा रचना है कि इधर उधर स्थित होता है, नहीं आप देखिए फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा क्या होता है कि यह पक्ष स्पंजी गुलाबी रचना होता है, स्पंजी देख और हल्का गुलाबी के समय, जब लेते समय आउट, जब देखिए जब ब्रीथिंग, जब सांस लेते हैं तो ट्रैकिया, देखिए यही ट्रैकिया है, ट्रैकिया से सांस गया, दो भाग में बटा, इसको क्या बोल रहे हैं ब्रोंकल्स, ये कई भागों में बढ़ता है तो ब्रोंकल्स होता है, ठीक यही लंग्स यानी फेफड़ा है, यही बोल रहा है कि फेफड़ा, और इसमें डायफ्राग्राम है, डायफ्राग्राम है और इनहेल, फिर एक क्या देखना है वायु, क्या देखें इसमें डायफ्राग्राम जो है वो चपटा हुआ है, इसमें डायफ्राग्राम नोट, फेफड़ा याद रखिए, दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़ा से भरा होता है, दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़ा भरा होता है, केस में देखिए, अपना केस में क्या होगा, दाएं फेफड़ा इधर हुआ, दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़ा भरा होता है, फेफड़ों में लगभग 3 × 10⁸ वायु पाए जाते हैं। अब देखिए श्वसन तंत्र में वायु प्रवाह, नासा मार्ग, नाक ग्रासनी में जाएगा, फेरिंग्स बोलते हैं, कंठ में जाएगा, फेरिंग्स बोलते हैं, श्वास नाल में जाएगा ट्रैकिया में,
श्वासनाल में जाएगा, नली। ट्रैकिया है, वायु को धीर, कोशिका और उत्तक। इस श्वसन तंत्र में वायु प्रवाह होता है उत्तक तक। ठीक है, श्वसन के तहत दो क्रियाएं, एक तो प्रश्वास और उच्छ्वास, इंस्पायरेशन और एक्स। देखिए, इंस्पायरेशन जब श्वसन आपको, जब आप वायु को ले रहे हैं, वायु को अंदर ले रहे हैं, ट्रैकिया से वायु अंदर आ रहा है। जब एक्सपायरेशन, जब ट्रैकिया से वायु, इनहेलेशन और लंग्स इज ड्रॉ इन, जब अंदर आएगा तो डायफ्राग्राम मूव्स मूव्स डाउन, डायफ्राग्राम नीचे की तरफ आएगा। जब एयर बाहर की तरफ जाएगा तो डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ हो जाएगा। जब ले रहे हैं तो डायफ्राग्राम नीचे की तरफ हुआ, जब ये बाहर जाएगा तो डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ। देख रहे हो? अब देखिए प्रश्वास और देखिए प्रश्वास यानी एक्सपायरेशन, इसके तहत हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है। इससे के करण कारों में स्थित रक्त को प्रश्वास होता है। प्रश्वास के तहत हवा नासिका से फेफड़ा, हवा से ट्रैकिया के माध्यम तक पहुंच, फेफड़े की दीवार में रक्त को, जैसे ही फेफड़ा में गया तो फेफड़ा से पहुंचा तो ऑक्सीजन जो होगा फेफड़ा के रक्त को, पक्ष गुहा के पक्ष भाग एक गुंबद डोम प्रकार का एक डायफ्राम, डायफ्राम है। पक्ष गुहा उत्तर गुहा से है, पक्ष गुहा के पक्ष भाग से भाग में गुंबद के आकार का डायफ्राम है। उत्तर की पेशियों के संकुचन वक्ष गुहा है। वक्ष गुहा के आयतन बढ़ने से भी बढ़ता है। वक्ष गुहा यानी वक्ष और उनके भीतर स्थित वायु का दबाव कम होता है, फलतः बाहर से, तब आप सोचते हैं फिर ये ऑटोमेटिकली हमारे नाक से हवा क्यों जाता है। आप कोशिश करते होंगे है कि हम खाना खाने की कोशिश करेंगे तब खाना जाएगा, कि मारने की कोशिश मार पाएंगे, या चलने की कोशिश करेंगे तब चल करेंगे तब साइलेंट रहेंगे। लेकिन सांस लेने को हम कोशिश नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली सांस लिया जाए। कि हमारे शरीर का होगा ऑटोमेटिक, नहीं ऑटोमेटिक पक्ष गुहा के आयतन बढ़ जाता है। पक्ष गुहा कब बढ़ा तो फेफड़ा बढ़ा तो स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है। फेफड़ा में वायु का दबाव कम हो गया, वायु का दबाव बाहर ज़्यादा अंदर आ गया। आप जानते होंगे वायु जो चलती है उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ, तो जैसे ही हमारा फेफड़ा का दबाव कम हो गया और वायुमंडल का दबाव ज़्यादा है, उच्च दबाव से दबाव की तरफ वायु में, जब फेफड़ा में दबाव ज़्यादा रहेगा और वायुमंडल का दबाव कम है, ये गैस ही फिर बाहर। प्रश्वास, कुछ श्वास के अंतर्गत रक्त से हवा में या CO2 हवा के साथ ऊर्जा से बाहर है। श्वास में कि अभी आपने क्या देखा, जब हमने वायु लिया तो फेफड़ा में गया, फेफड़ा से रक्त को चला जाता है। लेकिन जब हमारे शरीर में O2 जाता है और फिर श्वसन होता है, श्वसन के बाद हमारे शरीर में कई कोशिका डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन के द्वारा फेफड़ा में आता है। फेफड़ा में आता है तो फिर फेफड़ा से कार्बन रक्त से फेफड़ा में आई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बची हुई हवा के साथ बाहर हो जाता है, बाहर हो जाएगा। जब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ा में आता है, दबाव अधिक हो जाता है, और अधिक दबाव और वायुमंडल का दबाव कम हो जाता है, तो हमारे अधिक दबाव से निम्न दबाव की तरफ वायु बाहर निकल, पसलियों तथा डायफ्राम की पेशी खिसक
है और डायफ्राम गुंबद क्या करता है, ध्यान कि कुछ डायफ्राम जो होता है पुनः गुंबद का होता है, यानी जब निकलने के समय डायफ्राम जो होता है ये फैल जाता है। ये वाला से देखिए, जो ये डायफ्राम है, जब हम गैस ले रहे हैं डायफ्राम चपटा हुआ है, जब ये डायफ्राम जब गैस बाहर निकलेगा तो डायफ्राम फूला हुआ है गुंबद। दो है श्वास उच्छ्वास। ये एक होता है श्वासोच्छ्वास, यानी क्या इसको बोलते हैं, ब्रेथिंग। ठीक है, क्या पढ़ना है, श्वसन की दोनों प्रश्वास तथा उच्छ्वास में श्वासो श्वास होता है। देखिए थोड़ा सा वर्ड ऐसा है कि देखिए, एक तो आपने क्या पढ़ा, प्रश्वास श्वास, एक पढ़ा आपने उच्च श्वास। एक में क्या होता है, लेते हैं ऑक्सीजन लिए, उच्च श्वास में आप बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों को जब मिला देते हैं, दोनों मिल जाता है तो क्या बनता है, वो श्वासोश्वास बनता है। ब्रेथिंग, आपको ई वाला टर्म देखिए कितना सा है, ब्रेथिंग। ब्रीदिंग करना है, बहुत लोग बोलते हैं ब्रीदिंग करना है, सांस लेना, सांस लेना, सांस छोड़ना है, ब्रीदिंग करना, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ब्रीदिंग में सांस लेना, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना नहीं, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों होता है ब्रीदिंग। एक आपका प्रश्वास इन ये अलग होता है, और इन श्वास यानी इंस्पायरेशन और आपका एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन, ये आपका दो चीज होता है, दोनों मिलके तो क्या बनता है, श्वासोच्छ्वास, जिसको बोलते हैं आपको श्वसन की दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्रीदिंग के अंदर सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों, श्वसन यानी रेस्पायरेशन और श्वासोच्छ्वास ब्रेथिंग, दोनों में अंतर क्या है। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में देखिए, ये जैव रासायनिक क्या है, जैव रस या एक भौतिक क्रिया का आदान प्रदान होता है। ब्रीदिंग में क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बस इतना ही तक को ब्रीदिंग बोलते हैं। ये श्वसन क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया, यह क्रिया कोशिका के अंदर होता है, यह क्रिया कोशिका के बाहर होता है। श्वसन में आपने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज अणु का विघटन होता है और एटीपी बनता है, और एटीपी का फिर जल के माध्यम में, जल के उपस्थिति ऊर्जा निकलती है, क्या होता है, श्वसन में होता है, कोशिका के अंदर होता है। और ये बोल रहा है कोशिका के बाहर होता है। सांस लेना, सांस छोड़, जस्ट इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता के लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह क्रिया सभी जीवधारियों में होती है, यह केवल श्वास लेना, आपने अमीबा और पैरामीशियम में क्या देखे थे, पर श्वास लेता है, जगह से ऑटोमेटिकली लेना छोड़ना, तो आप ये दो तो सब्जेक्टिव को श्वसन और श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर, थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी
प्रश्वास, श्वास और श्वासोच्छ्वास। थोड़ा सा आप देख लीजिए वर्ड का हिंदी। एक्सपायरेशन, एक्सप्रेशन और क्या है ये अंतर आपको। अब देखिए श्वसन और दहन, एक टर्मिनोलॉजी आता है, श्वसन क्या है और दहन। श्वसन एक गैर रासायनिक क्या है, जैसे पीछे आप देखे थे, ये अजैविक है, जीव के अंदर नहीं होता है। दहन दहन अजैविक, ये जैव रासायनिक है। यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पे होता है। नियंत्रित है कि हमारे शरीर में एक विशेष मैकेनिज्म बना हुआ है जो ताप पे पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। में पदार्थों का तीव्र गति से, दहन में भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाया था, दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। यहाँ भी ऑक्सीकरण होता है, यहाँ में धीमी गति से होता है, तीव्र गति। इस क्रिया से निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। क्रिया से ऊर्जा प्रकाश यूं ताप निकल 4-5 आपको याद। ये देखिए सांस लेना और सांस छोड़ना, एक होता है इनहेलेशन और सांस लेने के दौरान वक्ष गुहा फैलती, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन बन सकता है। दौरान क्या होता है, वक्ष गुहा सिकुड़, छोड़िएगा वक्ष गुहा सिकुड़, पसलियां रिप्स ऊपर उठती है। रिप्स सांस लेने के समय पसली जो ऊपर उठेगी, पसली नीचे और बढ़ती है। डायफ्राम का आकार चपटा हो जाता है, तो हम फिगर में भी समझाए थे, देख लीजिए एक बार और, पहले ये देख लीजिए। डायफ्राम का आकार चपटा हो जाता है सांस लेने के दौरान। सिंपल बात है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे ही हमने सांस लिया, यहाँ पे फेफड़ा था, नीचे डायफ्राम था, तो जैसे ही सांस लेंगे तो डायफ्राम क्या चपटा हो जाएगा, यानी नीचे है तो चपटा हो जाएगा। जब सांस जाए छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, ऊपर उठेगा, और तो यहाँ पे डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। डायफ्राम क्या हो जाता है, गुंबद के आकार का हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपको 10th में पढ़ना है, और ये सिविल सर्विसेज बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन भी, वहां कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम का आकार हो जाता है, डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है, ऐसा ऐसा। 9th-10th क्लास में बेसिक होता है आपके आने वाले किसी भी करियर में, किसी भी दिशा, किसी चीज का तैयारी कर, तो डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और हवा फेफड़े में प्रवेश करती है। सांस लेने के दौरान क्या होगा, फेफड़ा का आयतन बढ़ेगा तभी तो दबाव कम होगा, और हमारे अंदर से बाहर से अंदर जाएगा सांस, फेफड़ा का आयतन घट जाता है और बाहर सांस ले, जब आयतन बढ़ेगा तभी हवा प्रवेश करेगा, जब आयतन घटेगा तभी बाहर होगा। जब सांस लेंगे तो डायफ्राम चपटा हो जाएगा, जब सांस बाहर जाएगा, देखिए सिंपल ऐसे देखिए, जब सांस हम लेंगे, यहाँ फेफड़ा यहाँ डायफ्राम है, सांस लेंगे तो चपटा हो जाएगा, जब सांस बाहर जाएगा तो डायफ्राम है जो ऊपर उठेगा, गुंबद के आकार का हो जाएगा, डायफ्राम बड़ा हो जाता है। पसली के केस में देखिए, पसली ऊपर उठेगा, इसमें पसली, ये थोड़ा उल्टा है, देख, जब सांस लेंगे तो पसली जो होता है ऊपर उठता है, पसली नीचे, ठीक है। सांस लेने के दौरान फैल, देखिए वक्ष हुआ फैलेगा तभी तो फेफड़ा का आयतन बढ़ेगा, दोनों रिलेटेड है। आपको हम पीछे भी दिखाए थे कि वक्ष गुहा फैलने से ही आयतन बढ़ता है, ये दोनों को तो आप जोड़ लीजिएगा। यहाँ वक्ष सिकुड़ेगा तभी तो आयतन घटेगा, ठीक है। ये वायु कोशिकाओं, फेफड़ों, रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये आप देख लीजिए। जैसे श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग के द्वारा, आपको ब्रीदिंग के द्वारा CO2 और O2, जैसे O2 लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, श्वसन मार्ग द्वारा फेफड़ा में आता है। फेफड़ा से जब ऑक्सीजन क्या होगा, रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का ग्रहण होगा, और ये रुधिर द्वारा O2 परिवहन होगा, ये हमारे कोशिकाओं में जाता है, और कोशिकाओं में जाएगा तो फिर ऊतक में जाता है।
कोशिका से, और यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो आपने क्या देखा था, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के समय यहाँ पे CO2 गैस बनेगा, ये CO2 गैस बनता है, तो यहीं पे CO2 गैस बनता है। इस CO2 गैस ऊतक में, और फिर यहाँ पे, यहाँ से होकर रुधिर में, रुधिर से फिर CO2 परिवहन होगा और रुधिर से होते हुए फेफड़ा में, और नहीं फेफड़ा से CO2। आपने क्या देखा कि ये पूरा प्रोसेस है शरीर में श्वसन की क्रिया संपन्न होता है। फेफड़े और रक्त संचरण के भी श्वसन के आधार पर। देखिए, एक तो हमने O2 को इंजेक्ट किया, O2 को जैसे ही हमने लिया सांस लिया तो फेफड़ा में पहुंचा। फेफड़ा से O2 क्या होगा, हीमोग्लोबिन के माध्यम से वो रक्त में चला जाएगा, रक्त से हमारे शरीर में जाएगा और कोशिकाओं में जाएगा, कोशिकाओं में जाएगा, फिर कोशिका में जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा, यानी श्वसन होगा। वहां पे श्वसन होगा तो वहां पे क्या बनता है, वो CO2 बनेगा, तो फिर ये CO2 क्या है, ऊतक में आएगा, ऊतक से फिर रक्त में चला जाएगा, रक्त के हीमोग्लोबिन से इसका परिवहन होगा और ये फेफड़ा में आएगा, फेफड़ा से फिर बाहर आ जाएगा। क्या देख रहे हैं कि एक साइड से आ रहा है। आप एक बार और इसको बड़ा कर देते हैं तब समझिए, पहले से बता दें। अब देखिए, अब दिख रहा होगा कुछ कि जैसे हम श्वासोच्छ्वास, मैंने ऑक्सीजन गैस अंदर लिए तो ऑक्सीजन गैस फेफड़ा में आया, फेफड़ा से आने के बाद ये रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा आपको शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है, शरीर के अन्य भागों के कोशिका में पहुंच गया, कोशिका में पहुंच गया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कोशिका में पहुंच गया तो कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जब आप जानते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो यहीं से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में, क्योंकि जल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और ऊर्जा देता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर ऊतक में जाता है, ऊतक से रुधिर में जाता है, रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा परिवहन होता है और फिर ये आपको फेफड़ा में चला जाता है, फेफड़ा से फिर ये ट्रैकिया के होते हुए नाक के द्वारा बाहर। यही आपका क्या है, विभिन्न गैसों का आदान प्रदान हमारे शरीर में होना। देखिए, अब कुछ पॉइंट है उसको देख। थोड़ा श्वास के द्वारा वायुमंडलीय हवा नासिका तथा श्वास नली फेफड़ा की वायु को पहुंचती है। O2 से भरपूर वायु का विसरण वायु कोशिकाओं से रक्त, इसलिए रक्त में होता है, जो रक्त में लाल रुधिर कोशिका हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए क्या, कि जैसे ही O2 से भरपूर वायु का विसरण वायु कोशिकाओं से सीधे रक्त में होता है तो ये स्थित लाल रुधिर को कोशिकाओं को हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देता है। यही ऑक्सीजन भोजन के अणुओं को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा देता है। नहीं, हमारा फेफड़ा से ऑक्सीजन रक्त में गया तो वहां रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब हमारे कोशिकाओं को जरूरत है तो यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन कोशिकाओं को देता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण करने में, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा मिलता है। ठीक है, कोशिकाओं में बने CO2 विसरण द्वारा रक्त में है, जहां हीमोग्लोबिन से कार्बोक्सिक जैसे हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रुधिर परिसंचरण द्वारा फेफड़ों में है। ये आपको नंबर 6 पॉइंट करना है, परिसंचरण। रुधिर कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण वायु कोशिकाओं में होता है और उच्च श्वास के द्वारा इसे श्वास नली नासिका द्वारा बाहर निकल जाता है। क्या देख रहा है कि आपको सभी प्रोसेस, आपको यही प्रोसेस, आपको ये जो डायग्राम है ये वाला, इसी डायग्राम का वो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इस डायग्राम को ढंग से समझिए। ठीक है, तो इतना ही रहा ये श्वसन का चैप्टर। श्वसन में पूरे जो भी थ्योरी है वो
समाप्त कर दिया गया है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरे साथी को बताएं कि शुल्क व्यवस्था का वो भी लाभ उठाएं। इसके बाद आपका परिवहन और 6.4 आपका उस का भी वीडियो अपलोड किया। थैंक यू वॉचिंग।